एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में। तो इससे पहले हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या कवर कर लिया है, मतलब जस्ट पहले वाला अगर हम देखें तो हम लोगों ने इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल को फिनिश कर लिया है ना। इसकी जो दो बातें मेन आपको याद रखनी है, वो उसका वेव फंक्शन याद रखना है, साइ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2/L साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, तो वेव फंक्शन क्या होता है, एक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल के अंदर अगर हमारा कोई पार्टिकल है, और ध्यान रखना जो हमारा इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। ठीक है, कोऑर्डिनेट 0 है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है और इसके अंदर हमारा कोई पार्टिकल है। ठीक है, इसके अंदर हमारा कोई पार्टिकल है, तो उसका जो वेव फंक्शन है वो कितना होगा, स्क्वायर रूट 2/L साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, यहाँ पे एन जो स्टार्ट होगा वो 1 2 3 से स्टार्ट होगा। इतना क्लियर है। इसके बाद जो इसकी एनर्जी होती है, या हम कहें एनर्जी आइगन वैल्यूज, वो क्या होती हैं, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, अब इसके हम अगर थोड़े से और चीज़ें देखें तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लिया था, एवरेज वैल्यू ऑफ पी निकाल लिया था, डेल्टा एक्स निकालना सीखा था, डेल्टा पी निकालना सीखा था। ठीक है, और डेल्टा एक्स और डेल्टा पी के लिए हम लोगों ने एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू भी निकालना सीख लिया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल का ये पहला पार्ट था। एक दूसरा पार्ट भी है जिसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। पोटेंशियल वेल, और ये कैसा था, ये एसिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल था। ध्यान से देखो, एसिमेट्रिक क्यों, क्योंकि अगर मैं इसे यहाँ पे फिर से ड्रॉ करूं तो जीरो और ये एल, तो जीरो के एक साइड में ही हमारा पोटेंशियल है, जीरो के इस साइड में हमारा कोई भी पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल केवल यहाँ पर है, इसलिए कैसा पोटेंशियल वैल हो गया, ये असिमेट्रिक पोटेंशियल वैल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग सिमेट्रिक पोटेंशियल वैल देखते हैं। तो सिमेट्रिक पोटेंशियल वैल कैसा होगा, तो ये यहाँ पर माइनस ए होगा, यहाँ पे प्लस ए होगा। ठीक है, हमारी वही एक्स एक्सिस हो गई, और ये हमारा यहाँ पे ऑरिजिन हो गया। ध्यान रखना है ऑरिजिन पर कोई पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल के स्पाइक्स का मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये किस टाइप का हमारा पोटेंशियल हो गया, ये हमारा हो गया सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। कैसा, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। सिमेट्रिक क्यों कह रहा हूँ, ऑरिजिन के दोनों तरफ देखो पोटेंशियल सेम है। ठीक है, पोटेंशियल की जो फॉर्मेशन या पोटेंशियल का जो रूप है वो एक जैसा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने वेव फंक्शन एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए निकाला था, जो क्या आया था, स्क्वायर रूट 2/L साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ऐसे ही हम लोग सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के लिए अपने वेव फंक्शन को ड्राइव करेंगे। तो वेव फंक्शन को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे ऑफ एक्स साइन, चाहो तो इसे एब्स्ट्रैक्ट करके लिख लो, साइन इक्वल्स टू ई ऑफ साइन। तो क्या लिखा, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई इक्वल्स टू ई साई। ये क्या है, हमारी बहुत टाइम हो गया ऐसे पढ़ते पढ़ते श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अपनी प्रॉब्लम पर अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि क्या होता है। तो ध्यान से देखो, इस रीजन में हमारा पोटेंशियल कितना है, इस कंप्लीट रीजन में हमारा पोटेंशियल कितना है, जीरो।
ठीक है भाई, इस रीजन में 0 है, इसके इधर और इसके इधर हमारा पोटेंशियल इनफाइनाइट है। -a से +a तक हमारे पोटेंशियल कैसा है, 0 है। तो जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो लिखेंगे -h²/2m del 2 psi ओवर del x² इक्वल्स टू e ऑफ psi। ठीक, तो इसे सॉल्व करो आगे, ये आ जाएगा del 2 psi ओवर del x² इक्वल्स टू -2me अपॉन h² ऑफ psi। ठीक है, इस कंप्लीट टर्म को हम लोग क्या मान सकते हैं, माइनस को, ठीक है, माइनस को छोड़ के इस टर्म को हम लोग क्या मान सकते हैं, स्मॉल के। तो स्मॉल के को हम लोगों ने लिख लिया √2me अपॉन h², जैसे हमने एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल में माना था। क्लियर, तो 2me अपॉन h² को हमने क्या माना, k²। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, k² इक्वल्स टू √2me अपॉन h²। हो सकता है यहाँ पे मेरे पीछे कुछ हिस्सा छुप रहा हो, तो बस मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करी है। ठीक है, मैं आगे ध्यान रखूंगा। सो हमारा क्या आया, एक बार चलो, del 2 psi ओवर del x² इक्वल्स टू -k² psi। ठीक है, ये हमारी 2D की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसे सॉल्व करो तो इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, m² इक्वल्स टू -k², और इसे आगे सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, m इक्वल्स टू ± i/k। तो हमारा वेव फंक्शन कुछ कैसा दिखेगा, psi इक्वल्स टू a sin kx प्लस b cos kx। ठीक है, कई बार डाउट हो सकता है इससे कैसे लिख लिया, तो इस लेक्चर में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ मैं। जनरली ये दो m की दो डिफरेंट वैल्यू हैं, इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखते हैं, a e⁻⁰ प्लस b e⁻⁻⁰ ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो इसे a, अब e⁻⁰ को अगर एक्सपेंड करोगे तो इसे लिखोगे cos kx प्लस i sin kx, है ना। ऐसे ही प्लस b, इसे एक्सपेंड करोगे तो इसे भी लिखोगे cos kx माइनस i sin kx। ठीक, इस cos को kx और इस cos kx को अगर तुम लोग कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, a प्लस b। ठीक है, ऐसे ही अगर sin kx को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, a माइनस b और साथ में i। तो a प्लस b को अगर मैं एक नया कांस्टेंट नाम दे लूँ a प्राइम, और a माइनस बी आई को एक नया कांस्टेंट नाम दे लूँ b प्राइम, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्राइम cos kx प्लस b प्राइम sin kx। ठीक है, तो जैसे जो सॉल्यूशन यहाँ से सॉल्व करके आया वही सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा, तो इन दोनों सॉल्यूशंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हमारे पास वेव फंक्शन कुछ ऐसा आ गया, a sin kx प्लस b cos kx। अब हमें क्या करना होगा, इसे नॉर्मलाइज करना होगा, और नॉर्मलाइज करने के लिए हमें इसमें नेसेसरी बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी। सो बाय बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस, क्लियर है। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन एक बार फिर से अगर फिगर में हम लोग जाएं तो ध्यान से देखो, -a के इधर वेव फंक्शन और -a के इधर, तो राइट साइड में अगर, सॉरी लेफ्ट साइड में अगर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 है -a के, तो राइट साइड में भी वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। यानी कि -a पे मेरे वेव फंक्शन की वैल्यू और प्लस a पे मेरे वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन क्या लगेगी, साई एट इक्वल, मतलब साई एट प्लस ए इक्वल्स टू साई एट माइनस ए, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो अगर मैं साई एट ए रखूं तो ये क्या हो जाएगा, a साइन के ए प्लस b कॉस के ए इक्वल्स टू 0 सॉरी एट पॉइंट ए। ठीक है,
साई की जगह हम लोगों ने ए लिखा और हमें मिला ए साइन के ए प्लस बी कॉस के ए इक्वल्स टू 0। इस हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब साइन माइनस ए पर एक बार इसे फिर से अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ए साइन के ए प्लस बी कॉस के ए इक्वल्स टू 0। इट इज क्लियर। ठीक है, हमने क्या करा, पहले वेव फंक्शन हमने एट पॉइंट ए पर देखा, उसके बाद हमने माइनस ए पे देखा, तो एक हमें इक्वेशन 1 मिल गई और एक हमें इक्वेशन 2 मिल गई। तो हमने एक बाउंड्री कंडीशन का यूज करा कि हमारा वेव फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि अगर वेव फंक्शन मेरा लेफ्ट साइड में 0 है और राइट साइड में 0 नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ डिसकंटिन्यूटी है ना। तो इसलिए मैंने अपने वेव फंक्शन को कंटिन्यूअस रखने के लिए एट पर्टिकुलर पॉइंट ए पर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 एज्यूम कर ली। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसके डेरिवेटिव को भी कंटिन्यूअस करेंगे। ओके, सो डी साई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू माइनस ए इक्वल्स टू 0। सिमिलरली डी साई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए 0। सो अगर मैं साई को एक बार यहाँ पे लिख दूँ, सो साई मेरा आया था, आई होप आई एम राइट, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ओके, सो मेरा वेव फंक्शन यही था। ठीक है, वेरी गुड, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, नाइस। नाउ अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं डी साई ओवर डी एक्स, सो वो कितना आ जाएगा, आई थिंक आई कैन यूज येलो इंक, ओह नाइस। ओके, सो ए साइन के एक्स का डेरिवेटिव कॉस के एक्स और के एक्स का डेरिवेटिव के, ओके, माइनस, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कॉस है, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस बी साइन के एक्स और के एक्स का डेरिवेटिव के। ओके, नाउ अब मेरे को चेक करना है डी साई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। सो यहाँ पे मैं एक्स की जगह माइनस ए पुट कर दूंगा, तो हो जाएगा ए के कॉस के ए माइनस बी के साइन के ए। सो एक्स की जगह माइनस है और साइन माइनस माइनस साइन, सो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से देखना, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से के 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए कॉस के ए प्लस बी साइन के ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे ही हम लोग डी साई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए पर हम लोग इसे 0 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए के कॉस के ए माइनस बी के साइन के ए इक्वल्स टू 0। ओके, तो के फिर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए कॉस के ए माइनस बी साइन के ए इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 क्लियर। सो इक्वेशन 1 2 3 4 अगर मैं ध्यान से देखूं, एक बार 1 2 को ध्यान से देखते हैं। सो ये क्या है, ए साइन के ए प्लस बी कॉस के ए इक्वल्स टू 0 एंड माइनस ए साइन के ए प्लस बी कॉस के ए इक्वल्स टू 0। नाउ ऐड बोथ इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐड करो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2b कॉस के ए, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ ताकि मेरे पीछे ना आ जाइए, 2b कॉस के ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो कंडीशन निकल सकती हैं, या तो b 0 होगा या फिर कॉस के ए 0 होगा। ठीक है, सो आई कंसीडर b इक्वल्स टू 0, आई टेक इट b इक्वल्स टू 0। ओके, मैंने इसे लेफ्ट कर दिया क्योंकि इन दोनों में से एक ही चीज़ ट्रू हो सकती है, तो मैंने b को 0 कंसीडर कर लिया और cos के a को लेफ्ट कर लिया। नाउ आई अप्लाइड b इक्वल्स टू 0 इन वन ऑफ द इक्वेशंस। मैं इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में b की वैल्यू रखता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, a साइन के a इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से भी मेरे पास दो कंडीशन निकलती हैं, या तो a 0 होगा या फिर साइन के a 0 होगा, है ना।
भाई अगर दो वैल्यूज का प्रोडक्ट जीरो है, दो तो जीरो हम कर ही सकते हैं, तो हम लोग कंडीशन लेके चल रहे हैं या तो हमारा ए जीरो है या साइन के ए जीरो है। अब बताओ अगर मेरा ए ही जीरो हो गया, अगर मेरा ये ए ही जीरो हो गया तो मेरा वेव फंक्शन बचेगा ही नहीं, है ना। अगर मेरा ये ए ही जीरो हो गया तो मेरा वेव फंक्शन बचेगा ही नहीं, इसलिए क्या जीरो होना पड़ेगा, साइन के ए को। नो, साइन के ए इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर साइन के ए जीरो है, ठीक है, तो मैं अपना वेव फंक्शन यहाँ लिखता हूँ। यही इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें जो इसे असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल से अलग कर देगी। यही लाइन्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है। सो माई साइन सो माई साई इज, ए को जीरो मैं कंसीडर कर नहीं सकता तो ए को मैंने काट दिया और मेरे पास बचा ए, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुई क्या। हाँ, अगर साइन के ए, हाँ ठीक है इसे यूज करते हैं। अगर साइन के ए जीरो है तो इसका मतलब के ए की वैल्यू क्या हो गई, एन पाई। दैट मीन्स के इक्वल्स टू क्या हो गया, एन पाई बाई ए, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा साई इक्वल्स टू, मेरे पास जो वेव फंक्शन बचा वो बचा ए साइन के एक्स। ठीक है, करेक्ट, सही है। तो के ए की वैल्यू एन पाई, के की वैल्यू होगा एन पाई बाई ए। देखेंगे अगर इसका कहीं यूज कर सकते हैं तो, ठीक है, बाकी तो हम इसे यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से साई की वैल्यू आ जाएगी ए साइन, आई होप मेरे पीछे नहीं आ रहा होगा, बाकी मैं बोल देता हूँ साइकल्स टू ए साइन, बस इस के की वैल्यू यहाँ रख दो, एन पाई एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा वेव फंक्शन निकल कर आया है उसे अगर मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूँ, वो निकल कर आया है कुछ साइकल्स टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। ऐसा कुछ तो हम लोगों ने अपने एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल में भी पढ़ा है ना, यही तो निकल कर आता है। इसके बाद हम लोग इस पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं और फाइनली ये वेव फंक्शन हमें कुछ ऐसा दिखने लगता है, स्क्वायर रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, है ना। तो चेक करते हैं कि इसमें क्या होगा। ओके, सो माय नेक्स्ट स्लाइड इज नाउ, अब मैं इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ का यूज़ करूँगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड का यूज़ करा और इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ का यूज़ करूँगा और मैं एक बार इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ना ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है ए कॉस के ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे भी या तो ये जीरो होगा या कॉस के ए जीरो होगा, चलो मान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या माना था हमने, उसी का अकॉर्डिंग मानते हैं, वरना आप कहोगे कि इसमें हमने कुछ चालाकी कर दी। तो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग मानते हैं। हम लोगों ने ए को जीरो नहीं माना था तो कॉस के ए को जीरो मानते हैं। अभी देखो, ए को मैंने जीरो नहीं माना था, मैं ए को यहाँ पे भी जीरो नहीं मान रहा हूँ, तो किसे जीरो मानूंगा, वेरी गुड, कॉस के ए वाले को। अब ध्यान से देखो, ये बाउंड्री कंडीशन मेरे को कह रही है कि आप कॉस के ए को जीरो कंसीडर करो और ये वाली बाउंड्री कंडीशन मेरे को कह रही है कि आप कॉस के ए को जीरो कंसीडर मत करो। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन मेरे से कहती है आप साइन के ए को जीरो कंसीडर करो और वो वाली बाउंड्री कंडीशन कहती है आप कॉस के ए को जीरो कंसीडर करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक नहीं दो वेव फंक्शन मिलते हैं, यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसकी। तो ए को आपने जीरो कंसीडर नहीं करा, कॉस के ए को जीरो कंसीडर करा, ऐसे ही वहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। तो आपको जो वेव फंक्शन मिलेगा साई, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको, आई थिंक ए हमारा यहाँ से भी यही आया, ए साइन के एक्स। अब इस के की वैल्यू ध्यान से देखो। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से भी हो जाएगा। के ए की वैल्यू क्या आएगी, बोलो, ये आएगी टू एन। ठीक है, इसे थोड़ा और इधर करके लिखते हैं। ये मेरी के की वैल्यू क्या आएगी, टू एन प्लस वन, वैसे नहीं तो ऐसे होगा, पाई बाई टू। ठीक है, होगा, क्योंकि प्रूफ जनरली एक बार समझ में आने के बाद उसे याद नहीं रहता। ठीक है, तो लॉजिक से इसे प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसे बिल्कुल लाइन बाय लाइन याद रखना है, बस लॉजिक लगाना है। ठीक है, सो ए साइन के की जगह क्या रखोगे, टू एन प्लस वन पाई बाय टू ए एक्स, क्लियर।
सो वेव फंक्शन क्या दिख रहा है यहाँ से, साई इक्वल्स टू ए, ध्यान से देखना साइन, ये पाई बाय टू ए, पाई बाय टू को अंदर भेज दो, ये हो जाएगा 2n इंटू, चलो नेक्स्ट पेज से करते हैं इसे, ठीक है, यहाँ पे घिच पिच हो जाएगी। ओके सो हो जा, सो साई इक्वल्स टू ए साइन 2n इंटू पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, और साथ में बच्चा x बाय ए, है ना, वेरी गुड। तो ये हो गया साई इक्वल्स टू, इस 2 से 2 कैंसिल, और ये हो गया a साइन n पाई प्लस पाई बाय टू एक्स बाई ए। अब ध्यान से देखो, बोलो भाई ये क्या हो गया, साइन 90 प्लस थीटा, है ना, ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये कुछ ऐसा बन गया a कॉस n पाई एक्स अपॉन ए। देखो कमाल, तो इस बाउंड्री कंडीशन ने मेरे को क्या वेव फंक्शन दिया, a कॉस n पाई एक्स अपॉन ए। तो अगर मैं इसे नॉर्मलाइज करूं, तो आप लोग नॉर्मलाइज करना इसे, तो आई थिंक ये कुछ मिलेगा स्क्वायर रूट 2 बाई ए कॉस n पाई एक्स अपॉन ए। ठीक है, इसे देख लेना, ठीक है, इसे देख लेना कि इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक, माइनस ए से प्लस ए तक लिमिट लगा के नॉर्मलाइजेशन फैक्टर निकाल लेना। कैसे, माइनस ए टू ए, ठीक है, एक के लिए नॉर्मलाइजेशन फैक्टर निकालना, दूसरे के लिए सेम ही होगा। तो कैसे निकालते हैं, साई स्टार साई डी एक्स इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा माइनस ए टू ए, और ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए, क्लियर, एन पाई एक्स अपॉन ए, और साथ में डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो हो जाएगा 2 ए स्क्वायर लिमिट 0 टू ए 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स अपॉन 2 डी एक्स इक्वल्स टू 1। इस 2 से 2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, इन सबको टर्म को भूल जाओ, ये आ जाएगा ए स्क्वायर और एक्स माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, अब इसे कर लेना 0 टू ए इक्वल्स टू 1, तो साइन वाली टर्म 0 हो जाती है, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स टू 1, ठीक है, ओके, सो ए इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए, हाँ ठीक है, ए इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट ए आएगा, ठीक है, ओके, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए। अच्छा, 1 अपॉन अंडर रूट ए क्यों आया, अगर मैं, अब आपके लिए क्या होमवर्क हो गया इसे अच्छे से समझने के लिए, इसे लेना माइनस ए बाई टू से ए बाई टू, ठीक, जब माइनस ए बाई टू से ए बाई टू लोगे, ठीक है, तो मेरे को पोटेंशियल की विड्थ क्या मिलेगी, ए, पर अगर माइनस ए से ए लोगे तो मेरे को पोटेंशियल की विड्थ क्या मिलेगी, 2a, ठीक है, तो मैंने ये वाला केस कंसीडर करा, इसलिए मेरा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ए आ गया, है ना, ओके, तो मेरे को दो वेव फंक्शन मिल गए, पर ये वेव फंक्शन मेरे को कुछ खास कंडीशंस में मिल रहे हैं, यहाँ के लिए n अलग है और यहाँ के लिए n अलग है। तो यहाँ के लिए n कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखो, यहाँ के लिए मैंने किसे 0 करा था, यहाँ के लिए हाँ कॉस के ए को 0 करा था, ठीक है, तो के ए की वैल्यू आई थी 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ओके, ठीक है, और यहाँ के लिए मैंने साइन के ए को 0 करा था, तो के की वैल्यू आई थी n पाई बाय ए, ठीक, तो k की वैल्यू n, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू सिंपल 1 2 3 रखूँ तो मेरे को k कैसा मिलेगा, पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए, 3 पाई बाई ए, क्लियर, हाँ,
और अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 लिखूँ तो मेरे को k a कैसा मिलेगा, देखो n की वैल्यू 1 डालो तो मिलेगा 3π/2a, 5π/2a, और सिंपल क्या है यहाँ पे आ जाएगा π/2a, है ना, π/2a, 3π/2a, 5π/2a, और वहाँ कैसा मिल रहा है कुछ π/a, 2π/a, 3π/a, ओके। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, इसे लिखा k = n π/a, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। जो हमारा पहले वाला k था उसे लिखा मैंने n π/a, और जो दूसरा वाला k था वो आया था 2n + 1 π/2a, है ना, ये आया था ना, हाँ 2n + 1 π/2a, ओके। सो एक काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ इसे लिख सकता हूँ 2n π/2a, ठीक है। 2n π/2a, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे तो π/2a के फैक्टर में है ही, ठीक है। इस 2n को मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ, m π/2a, और यहाँ पे भी 2n + 1 को मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ, m π/2a, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे m की वैल्यू आएंगी वो कैसी आएंगी, हमेशा इवन, यानी 2 4 6, ठीक है। यहाँ मतलब n की वैल्यू 1 2 3 डालने पे मेरे को m कैसा मिलेगा, हमेशा इवन मिलेगा, पर यहाँ पे कैसा मिलेगा, हमेशा ऑड मिलेगा, 1 3 5, क्लियर। तो ये कंडीशन है, ठीक है। ये हम मेरे को कब मिलेगा, जब मेरी स्टेट कैसी होंगे, इवन होंगे। तो इवन पे मेरे को क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, इवन पे मेरे को क्या मिल रहा है, साइन n π/x/y, यानी कि इवन पैरिटी का मेरा वेव फंक्शन ये है। एंड ऑड पे मेरे को क्या मिल रहा है, 2n + 1 π/2a, यानी कि ये मेरा ऑड पैरिटी का वेव फंक्शन है, ओके। इसकी एनर्जी कैलकुलेट करना, एनर्जी मेरी क्या निकलेगी, एनर्जी सेम ही निकल कर आएगी, n² π² h² अपॉन 2m। इस केस में a क्या हो जाएगा, 2a, तो 2m 2a का स्क्वायर, सो जाएगा n² π² h² अपॉन 8ma², ठीक है। ये मैंने ध्यान दो -a से +a लिया है, अगर -a/2 से +a/2 लूंगा तो कंडीशन पुरानी ही आएगी। तो मैं जनरल वाले के लिए लिख देता हूँ, ठीक है, सारे रिजल्ट, -a/2 से +a/2 हमारा वेव फंक्शन क्या निकल कर आया, √2/a, ठीक है। -a/2 से +a/2 के लिए √2/a साइन n πx/a और √2/a cos n πx/a। तो ये n और ये n क्या होंगे, ये n होंगे हमारे कौन से वाले, साइन वाले, ये वाले होंगे हमारे इवन, और ये होंगे हमारे इवन, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं इवन, और ये होंगे हमारे ऑड। तो इवन पैरिटी का वेव फंक्शन कौन सा होगा हमारा, ये वाला वेव फंक्शन, ये वाला वेव फंक्शन होगा हमारा इवन पैरिटी का, और ये वाला वेव फंक्शन होगा हमारा ऑड पैरिटी का। तो ऑड पैरिटी की स्टेट्स के लिए ये वाला वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ऑड पैरिटी के लिए ये वाला वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, और इवन पैरिटी के लिए ये वाला वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। क्वेश्चन यही फॉर्म होते हैं, ठीक है। कई बार तुमसे कहेगा कि एक हमारा पोटेंशियल वेल है, जो सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी बताओ, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, √2/a cos πx/a, ठीक है। साइन πx/a नहीं होगी, क्योंकि n = 1 मेरे को यहाँ मिल रहा है, n = 2 मेरे को यहाँ मिलेगा। इसीलिए इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, क्योंकि हर एक n पर मेरा वेव फंक्शन चेंज हो जाता है, जबकि असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल में हर एक n के लिए मेरा वेव फंक्शन सेम ही रहता है। सो इसके लिए भी अब आप लोग क्या निकाल सकते हो, एवरेज वैल्यू ऑफ x, एवरेज वैल्यू ऑफ p, एवरेज वैल्यू ऑफ x², एवरेज वैल्यू ऑफ p², ठीक है। और
डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी, ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये सब आपको कैलकुलेट करना है फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए, n इक्वल्स टू 1 के लिए ही कैलकुलेट कर लो, कोई नहीं, n इक्वल्स टू 1, और अगर टाइम मिले तो n इक्वल्स टू 2, ठीक है। क्योंकि अगर ये सब दूंगा तो मेरे को बताना पड़ेगा इवन पैरिटी के लिए निकालना है या ऑड पैरिटी के लिए निकालना है। सो n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2 के लिए आप सबको ये सारी क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है, और अगर कैलकुलेट कर लेते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस की। नहीं, अभी क्वेश्चंस नहीं लाने वाला मैं, अभी सिलेबस को और आगे चलाएंगे। तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे पोटेंशियल स्टेप्स को, पोटेंशियल स्टेप्स को, एंड इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल बैरियर्स, और इसके बाद हम लोग हार्मोनिक ऑस्किलेटर पे चलेंगे, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग इन तीनों टॉपिक्स के बाद अपने कुछ जो हमारे मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक हैं या क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक बचे हुए हैं उन्हें कवर करेंगे। इस तरह हमारा क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।